इस वक्त दहशतगर्दी और तौहीन अदालत जैसे मुश्किल केसेस की जद में है। ऐसे में बज़ाहिर उनकी सूबाई हुकूमतें लाताल्लुक दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की जानिब से सूबाई हुकूमतों पर भी सियासी केसेस बनाने का दबाव डाला जा रहा है। सैलाब जैसी आफात से दो चार सूबाई हुकूमतें आइन और कानून से बाहर निकलकर पार्टी की खातिर सियासी केसेस बनाएंगी। देखना यह भी है कि क्या इमरान खान और परवेज इलाही के बीच सब ठीक चल रहा है। क्या परवेज इलाही अब भी इमरान खान साहब के कहने पर 30 सेकंड में असम्बलियां तोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग से मुताल्लिक दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म करते हुए जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग पर क्या एतराज़ात हैं, क्या आने वाले इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डाल सकेंगे। हुकूमत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को खत्म करके अवाम को एक बड़ा रिलीफ दे दिया। ऐसा ही एक फैसला लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी सामने आया है, जिसमें अवाम को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट निकाल कर बाकी बिल जमा करवाने का हुक्मनामा जारी किया है। सवाल ये है कि क्या ये रिलीफ सबके लिए है और हुकूमत फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को कैसे एडजस्ट करेगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नजम सिटी शो और मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सिटी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिटी साहब, आपने कल जो है एक थ्योरी पेश की, उसके बाद हमने देखा कि हंगामा हो गया। हंगामा कुछ ऐसे हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं या फॉलोअर्स हैं वो भांगड़ी डाल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब लोग कह रहे हैं कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजली। आपने तो वो वाला हिसाब कर दिया। क्या मतलब, कैसे किया मैंने? साहब को याद नहीं है? मैं आपकी याददाश्त के लिए कुछ चलाऊं? मैं फिर आपका वो शॉर्ट चला देती हूँ जिसमें आपने वो थ्योरी पेश की है। आइए जरा देखते हैं। ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब ये सोचें कि मैं केपी की गवर्नमेंट और पंजाब की गवर्नमेंट को डिसॉल्व करता हूँ, तहलील कर दूँ असम्बलियाँ, और मैं वहाँ इलेक्शन करा लेता हूँ। और इस वक्त खान साहब इतने पॉपुलर हैं कि वो पंजाब में भी जीत जाएंगे और केपी में तो पहले से ही वो बैठे हुए और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी पोजीशन। बिल्कुल। तो ये तो जो गवर्नमेंट्स बनेगी ये तो 5 साल के लिए बनेगी, ये 1 साल के लिए तो नहीं बनेगी। तो खान साहब तो ऑलरेडी आधे पाकिस्तान के मालिक बन जाएंगे इस सूरत हाल में। और आपको पता है इस बात का कि जब नेशनल इलेक्शंस होते हैं तो उससे पंजाब का वज़न कितना होता है? आधा वज़न से ज़्यादा तो पंजाब का होता है। तो अगर पंजाब की हुकूमत खान साहब के पास हो तो और केपी की हुकूमत भी इनके पास हो तो इलेक्शन ना भी सेंटर में हो, अगले साल हो जाए, तो ये दो हुकूमतों में बैठ के यहाँ तो कोई केयर टेकर नहीं होगा ना। यहाँ तो इलेक्शन हो चुके होंगे 5 साल के लिए, तो वो तो बहुत बड़ी एडवांटेज होगी खान साहब को। डिसाइड हो चुका होगा कि ये जो एडवांटेज खान साहब को आपने दिलाया है, खान साहब को शायद खुद भी मालूम नहीं होगा कि ये हो सकता है। और अब आपकी थ्योरी के बाद वो हंगामा बरपा हो गया। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये, जो आम आदमी भी सवाल कर रहा है सिटी साहब, कि आपने थ्योरी तो पेश कर दी कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, लेकिन जिनको वजारत आला मिली हो 2007 के बाद और बड़ी मुश्किल से मिली हो, उनके अपने घर में लड़ाई हो रही हो वजारत आला की वजह से, क्या वो खान साहब के कहने पे 30 सेकंड में लब्बैक कहते हुए असम्बलियाँ तोड़ देंगे कि इतना आसान है? नहीं, सवाल आपका दुरुस्त है। ये बड़े लोग ये पूछते हैं कि क्या जब खान साहब परवेज़ इलाही को कहेंगे कि डिज़ोल्व कर दें और परवेज़ इलाही डिज़ोल्व कर देंगे, क्योंकि उनके इंटरेस्ट तो ये है कि जितनी देर वो ज़्यादा रहें यहाँ एज चीफ मिनिस्टर और अपने पाँव जमाएं, तो उनके तो इंटरेस्ट में ये नहीं होगा। क्योंकि अगर परवेज़ इलाही साहब डिज़ोल्व करते हैं तो फिर एक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। केयर टेकर गवर्नमेंट में फिर इमरान खान के साथ सीट एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। पता नहीं उसमें अंदर मिलती हैं सीटें, नहीं मिलती। खान साहब साथ ले जाना चाहते हैं कि नहीं ले जाना चाहते, या खान साहब ये ना सोचें कि अब मुझे परवेज़ इलाही की ज़रूरत नहीं है, अब मैं क्यों इनको सीटें दूँ, मैं अपना काम क्यों ना करूँ, मैं क्यों इनके फिर प्रिजनर बन जाऊँ आगे जाके, ये फिर 15 सीटें ले जाएँ और मुझे फिर ये चीफ मिनिस्टर बन जाए। अब तो मैं अपना बनाऊँगा, तो ये इलेक्शन तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ। तो जाहिर है ये एक इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशन है कि परवेज़ इलाही साहब तो डिले करेंगे, वो कहेंगे कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बनाएंगे, तो ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरीके के साथ उधर जो केपी में भी जो साहब बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है वो भी रेजिस्ट करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैंने ये नहीं कभी कहा कि रेजिस्टेंस नहीं होगी, मैंने ये कहा था कि खान साहब सोच सकते हैं कि ये एक रास्ता है उनके लिए कि अगर वो ये रास्ता इख्तियार करें तो अपने पाँव और भी जमा सकते हैं। अगर 2 प्रोविंसेस 5 साल के लिए पक्की उनके पास आ जाती हैं इस स्टेज पे, जब वो बहुत पॉपुलर है
और अभी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हुई। पता नहीं कब होगी या कब नहीं होगी, क्योंकि कल को अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो जाहिर है बहुत से लोग जो इस वक्त समझते हैं कि उनको पीटीआई का टिकट लेके वो खंबा भी खड़ा कर दे तो वो जीत जाएंगे। फिर सोचना पड़ेगा ना कि इमरान खान तो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो फिर अब ये पार्टी कहाँ जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे। तो मैंने तो ये एक ऑप्शन दी थी कि अगर खान साहब सोच रहे हैं ऐसे या सोच सकते हैं, क्योंकि मेरी चिड़िया की ये खबर थी कि ये कुछ बहस कुछ डिस्कशन हुई है कहीं। अच्छा, हाँ, तो ये ऐसे नहीं थी कि मैंने अपनी तरफ से थियरी घड़ दी थी। मेरी थियरियों के पीछे भी कुछ होता है कभी कभी। तो मुझे ये मेरा ये ख्याल है कि ये डिस्कशन हुई है और ये बिल्कुल ऑप्शन एक है उनके लिए। अब ये कैसे ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, कैसे परवेज़ इलाही को साथ लेके चलेंगे, कैसे अपने दूसरे चीफ मिनिस्टर को मनाएंगे, ये सारी बातें अभी तय होने वाली हैं। मगर इसके साथ साथ वो डिस्क्वालिफिकेशन का इशू भी तो चल रहा है ना। इस वक्त 5 कम से कम ऐसे केसेस हैं जहाँ खान साहब के साथ वो हाथ हो सकता है। तो अब देखना ये है कि क्या खान साहब बिजली गिरने से पहले कुछ इस किस्म का काम करते हैं कि और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, क्या कामयाब हो जाएंगे नहीं होंगे। ये तो नहीं होगा कि इलेक्शन कॉल कर लें और उसके अभी वो इलेक्शन तो होंगे फिर 2 महीने के बाद, तो उसके 2 महीने के अंदर खुद डिस्क्वालीफाई हो जाएं। तो ये सारे इश्यूज़ होंगे बिल्कुल। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये वो करने जा रहे हैं या वो डिस्क्वालीफाई नहीं होने जा रहे हैं। इनफैक्ट मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, वो डिस्क्वालीफाई होंगे। ये मेरा एक मैंने तो यहाँ इस प्रोग्राम में पहले भी, आपके आने से पहले मैंने इस प्रोग्राम में ये कहा है कि खान साहब के लिए बचना बड़ा मुश्किल है। इनफैक्ट अगर मैंने कोई थ्योरी पेश की है फरवा, वो मेरी थ्योरी ये है कि नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाइड हैं, इमरान खान साहब को भी डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। और इमरान खान साहब के अगर नवाज शरीफ साहब के पास एक इकामा के ऊपर कर दिया था तो इनके ख़िलाफ़ एक पहाड़ है जिसके बेसिस के ऊपर इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और फिर जब दोनों एक ही कश्ती में होंगे फिर दोनों का इंटरेस्ट होगा कि आपस में बात करें, पार्लियामेंट में बैठें और कानून तब्दील करें ताकि दोनों एक वापस आ जाएं और अपनी अपनी सियासी जमात को लीड करें। तो अगर इस वक्त तो इमरान खान का कोई इंटरेस्ट नहीं है ना कि नवाज शरीफ वापस आए अपनी पार्टी को लीड करें, मगर अगर उनकी भी छुट्टी हो जाती है तो फिर दोनों का इंटरेस्ट होगा। जहांगीर तरीन की भी पॉलिटिक्स रिवाइव हो जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। और इंस्टेंट यदि आप नून लीग के लीडर को आपने बैन कर दिया और उधर पीटीआई को पार्टी को जो है वो आप बैन करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं कि पार्टी को बैन कर दें या ये तो वो सारे का सारा जो रास्ता है वो आपको एक डेड एंड में ले जा रहा है, जहाँ और भी वो एक कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है। एक ही पार्टी का लीडर आपने नॉकआउट कर दिया, आप दूसरी पार्टी का लीडर आप नॉकआउट कर देंगे, तो फिर एक ही चारा रह जाएगा कि लीडर्स जो हैं जो नॉकआउट हुए हैं वो बैठ जाएं, एक ही कश्ती में बैठ जाएं, उतरे पार्लियामेंट जाएं और वहाँ बैठ के कानून तब्दील करें। और जो नया नैरेटिव बनाना है वो ये नहीं बनाना कि ये चोर हैं, इनको मैंने नीचे रहने देना, इनको समुद्र में फेंक देना, इनको तो इनकी तो वजूद ही गलत है, ये तो ईवल है। वो बयानिया नहीं चलेगा, बिकॉज उस बयानिया के बेसिस के ऊपर तो फिर आगे आप बढ़ नहीं सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर रास्ते आगे खुलने हैं पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में तो फिर ये मफामत होनी पड़ेगी, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन होनी पड़ेगी, पार्लियामेंट के ज़रिए अपने आप को लेजिटिमेट करना पड़ेगा और फिर एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर जमहूरी तौर के एक आगे बढ़ना पड़ेगा। इस वक्त तो फैशिज्म हो रही है इस तरफ और दूसरी तरफ जो है वो आप पुश कर रहे हैं नून लीग को कि वो फ़ौज की गोद में फिर से चली जाए। और खान साहब का तो ये मौक़िफ़ है कि फ़ौज की गोद में किसी को जाना ही नहीं चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। मैंने जो कल बात की थी वो सिर्फ ये कहा था कि ये चीज़ डिस्कस हुई है, ये इशारा मेरा ये था, डिस्कस हुई है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं कि ये नहीं हो सकता ऑप्शन। मगर वो जो दूसरी चीज़ है जो डिस्क्वालिफिकेशन का खाता चल रहा है वो भी तो देखना ना। और आप भूलिएगा मत, इस वक्त फवाद चौधरी भी यही कह रहे हैं, इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि जी इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं। मगर मेरा ख्याल है इलेक्शन के भी कोई चांसेस नहीं। लेकिन सेठी साहब अगर इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती है, आप नहीं समझते कि वफाक के पास बड़ा अच्छा मौका होगा इंटरफेरेंस करने का? मजबूत नहीं हो जाएगी? कहाँ इंटरिम गवर्नमेंट आए? जब ज़ाहिर है पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी तो फिर ज़ाहिर इंटरिम गवर्नमेंट तो आएगी ना। तो उस दौरान वफाक में तो बैठे होंगे शहबाज शरीफ साहब, तो क्या उनके पास ये अच्छा मौका नहीं है? नहीं, अब देखिए जिस किस्म की अब तकड़ी हो गई है इलेक्शन कमीशन, मेरा ख्याल है अब ये इंटरिम गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करना और उनको मैनिपुलेट करना ये मुमकिन नहीं है। अब हालात बहुत बदल गए हैं। देखिए इंटरिम गवर्नमेंट्स तो 2013 के बाद 2013 में भी
मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल हो गया था। इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि इलेक्शन रिग हुए हैं, इंटरिम गवर्नमेंट्स जो हैं वो मैनिपुलेट हुई हैं, मगर जब वो सुप्रीम कोर्ट की एक्स चीफ जस्टिस साहब ने वो कमीशन बनाई थी ऑफ इंक्वायरी, तो उसने क्लीन चिट दे दी थी। तो मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शंस को रिग करना और केयर टेकर गवर्नमेंट्स को मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अलबत्ता अगर सारे के सारे सियासतदान बाहर बैठे हों और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इदारे आपके बनाएं तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, मगर अगर सियासतदान मिल के केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनाते हैं जो कि कानून के मुताबिक, तो लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिल के बनाते हैं ना, तो अगर वैसे होगा तो फिर फिक्र नहीं है किसी चीज़ का। लेकिन यहाँ पर हम जो कि कल की बात कर रहे हैं, कल की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, आपने ये की भी थी कल और आज हमने चलाई भी, फिर आपने कल का मजीद भी इस पर तज्जिया दे दिया। कल की अगर जिक्र करें तो कल खान साहब पेश भी हो रहे हैं ETC में। अब राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल तैयारी के साथ बैठे हैं कि वो कह रहे हैं कि जैसे ही इनकी प्रोटेक्टिव बेल कैंसिल होगी, इनको मजीद नहीं मिलेगी, हम वहीं से घेरा तंग करेंगे और इनको गिरफ्तार कर लेंगे। ये कैसे मुमकिन होगा? राना सनाउल्लाह साहब ख्वाब देख रहे हैं या वाकई तैयारी में बैठे हुए हैं? गिरफ्तारी होगी, क्या होगा, रिलीफ मिलेगा? ये बहुत अहम सवाल है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर अभी तक हुकूमत के अंदर फैसला नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक बहस चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं गिरफ्तारी नहीं करनी और पॉपुलर हो जाएंगे, और शायद इनके जो सपोर्टर्स हैं वो जो धमकी है कि हम बाहर आ जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये चीज़ें तो चल रही हैं ना, तो ये तो एक डिस्टेबलाइजेशन की तरफ आप जाएंगे। दूसरी तरफ ये है कि अगर आप खान साहब को अब नहीं रोकेंगे तो कब रोकेंगे? खान साहब तो रुकते नहीं हैं। खान साहब तो एक बैरियर क्रॉस करके दूसरा बैरियर क्रॉस कर रहे हैं। अब मैंने अर्ज़ किया आपसे, पाँच केसेस इस वक्त चल रहे हैं। आप एक केस पे नहीं करेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे, तीसरे में नहीं करेंगे, चौथे में नहीं करेंगे, पाँचवें में नहीं करेंगे। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 25 मई वाला, बिल्कुल। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गया है, जो सुओ मोटो नोटिस लिया गया ऑन द जज साहिबा के ऊपर जो इन्होंने, ज़ेबा चौधरी साहिबा। तीसरा जो केस है वो है एंटी टेररिज्म कोर्ट का, है ना, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स। फिर चौथा एक है कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें खान साहब को वहाँ भी बुलाया हुआ है, इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल ठीक। और चौथा है डिस्क्वालिफिकेशन, पांचवा है डिस्क्वालिफिकेशन तोशाखाना, और छठा भी एक बन रहा है या FIA की तरफ से वो बन जाएगा कि ये जो बैंक अकाउंट्स खान साहब के नाम पे या खान साहब के रिकमेंडेशन के ऊपर खुले हैं, जो छुपाए गए थे, उसके अंदर पैसे थे, वो कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो केसेस तो बड़े बन रहे हैं अब, और वो सब बनेंगे और घेरा पूरा होगा और इनके लिए स्पेस कम होगी। और ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ हुकूमत मतलब बल्ला गेंद नहीं खेल रही, मतलब तैयारी से आपने मतलब पीछे से भी करो। अच्छा, अब इससे ज़्यादा मत पूछिए। तो अब बात यह है कि खान साहब को बड़ी सीरियसली सोचना पड़ेगा कि अब वो किस हद तक डिफाइंस करेंगे, किस हद तक ये है ना रेजिस्टेंस करेंगे, क्या लड़ाई और करेंगे, क्या अदालतों को और अंडर प्रेशर लाएंगे, फ़ौज को और अंडर प्रेशर लाएंगे, और अपने ये अदालतों में जाएंगे नहीं, बुलाएगा तो जाएंगे नहीं। प्रोवोकेशन है ना, क्योंकि अब यहाँ मैं समझता हूँ जो कि इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ है और गवर्नमेंट के अंदर ये एक बात चल रही है कि भाई ये जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं ये तो आज तक किसी ने की नहीं। इदारों के ऊपर जो प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने और उनको अंडरमाइन कर रहे हैं, तो ये तो सारी कानून के धज्जे उड़ा रहे हैं। अगर हम खान साहब को नहीं कानून के तहत पकड़ेंगे या समझाएंगे तो फिर आम आदमी को हम कैसे करेंगे? फिर तो इनके लोग जो हैं वो तो और भी हाथ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उनको पॉपुलेशन तो उनके साथ है, पॉपुलैरिटी तो उनकी बढ़ रही है। अब हम देख रहे हैं कि बाई इलेक्शन तो हम डिस्कस कर ही ले रहे थे, लेकिन इंटरनेशनली जो मीडिया ने उनको कवरेज दी है, सेठी साहब ETC थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया ना, इंटरनेशनल मीडिया ने उसे काफ़ी कवरेज दे दी है। अच्छा, इसमें कल भी मैंने ये डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल कवरेज के साथ मामला हल नहीं होता। डिपेंड ये करता है कि किस किस्म की कवरेज है, और इंटरनेशनल कवरेज का जो माने हैं वो गवर्नमेंट उसको कैसे देख रही है। मैंने कल जिक्र किया था कि इंटरनेशनल कवरेज जो है वो ज़्यादातर फोकस कर रही है दो चीज़ों पे। एक ये कि इनके ऊपर एंटी टेररिज्म या टेररिज्म का चार्ज क्यों लगाया गया है कि एक पॉपुलर पार्टी का लीडर है, तो अगर किसी को डिटेल ना पता हो तो ऐसे ही लगता है कि यार ऐसे जाती है। अभी एक पॉपुलर लीडर है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसको आप टेररिस्ट बना दिया आपने। आप करप्शन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर, ये कैसे कह रहे हैं यार वो टेररिस्ट? तो ये तो आम आदमी भी मुश्किल है कि वो समझता है। हालांकि वो जो जिस शिक के तहत इनको किया है वो अगर वो पढ़ के सुना दें आप कि कानून के मुताबिक इन्होंने ये किया है, तो फिर लोग कहते हैं हाँ अच्छा कानून तो ये कहता है, अच्छा। मगर फिर भी मज़ा नहीं आता ना यार, इतना पॉपुलर लीडर आप उसको टेररिज्म के चार्ज के ऊपर पकड़ रहे हैं। तो एक तो ये हमदर्दी आ जाती है ऑटोमेटिकली। इस लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई पकड़ के ले जाए
और मेरे ऊपर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगा दें, तो दुनिया में कोई नहीं मानेगा कि यार एक सीनियर जर्नलिस्ट, इस्टेब्लिश जर्नलिस्ट, जिसकी एक थोड़ी बहुत शोहरत है या जो थोड़ी बहुत जान पहचान है और जमहूरियत के लिए अवार्ड्स भी लिए हैं, उसने झगड़े लड़ा है जो जमहूरियत के लिए, उसको टेररिज्म आप कह रहे हैं, तो नहीं, बात बनती नहीं। हालांकि ये हो सकता है कि कल को मैं भी कोई ऐसी बात कर दूं जो कि उस शिक के तहत मेरे ऊपर भी लग सकती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात टेररिज्म वाला जो चार्ज है ना, वो मुश्किल से बैठता है। लेकिन अगर माफ़ी हो गई, माफ़ी मांग ली, फिर नहीं, तो फिर अब आई बात दूसरी कि जी आप ये जाएंगे और वो कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं आप, माफ़ी तो उधर टेररिज्म में तो माफ़ी शाफी नहीं, कंटेम्प्ट में। कंटेम्प्ट की सिचुएशन ये है कि वहाँ आप, मैंने आपसे कहा एक माफ़ी तो नहीं ना, बड़ी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। 5-6 जगह पे खान साहब ने ज़िंदगी में एक अधूरी सी माफ़ी मांगी थी 1917 में, जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था, और वो भी बड़ी ऐसे ऐसे करके थी। यहाँ तो अभी जो तबसरे हो रहे हैं, तबसरे जो लोग कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि कोई चारा नहीं है कि माफ़ी मांगे और थ्रो योर सेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट। मगर ये भी लोग कह रहे हैं कि अगर आपने वहाँ बहस की कि नहीं मैंने तो ऐसी कोई चीज़ की नहीं, मैंने तो तौहीन की नहीं, जबकि वाजे हो गया है, सबको ये पता है और अदालतों को भी ये पता है कि आपने तौहीन तो की है, और अगर आप वहाँ जाके आर्ग्यू करेंगे कि नहीं मैंने तो ये नहीं की है, ये देखे ना मैंने तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, मतलब अपना केस लड़ेंगे आप, तो फिर जब अगर वो केस रिजेक्ट हो जाता है आखिर में, तो फिर तो पक्की सज़ा होगी क्योंकि आपका केस रिजेक्ट हो गया। मगर अगर आप पहले जाते सार कहे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हाँ जी, डू यू प्लीड गिल्टी और यू डोंट प्लीड गिल्टी, ये सवाल आता है, आप कहते हैं नॉट गिल्टी, फिर वो कहते हैं अच्छा फिर आर्ग्यू करें, ठीक है। तो अगर आप ये कहते हैं, वो पूछते हैं गिल्टी और नॉट गिल्टी के, सर माई लॉर्ड गिल्टी, पहले ही आप मान लें, माई लॉर्ड आई थ्रो माई सेल्फ एट योर फीट, आई एम सो सॉरी, इन द हीट ऑफ द मोमेंट मैंने बड़ी बातें कर दी, मैं माजरत चाहता हूँ, आई अपोलोजाइज, अननोइंगली मैंने ये कर दिया, हो गया, हीट ऑफ द मोमेंट, आई विल नॉट डू इट अगेन। तो उसका फिर बड़ा वज़न होता है। मगर खान साहब के लिए ये मानना कुछ छोटी बात तो नहीं है, तो बड़े लोग मानते हैं। तो हमारी तो यही उम्मीद है कि खान साहब बच जाएं, माफ़ी मांग लें और आगे जाके इनके साथ इनको एहसास हो कि अब गड़बड़ नहीं करनी इस किस्म की। मगर फिर सवाल एक और खड़ा होता है, अगर आई नो टाइम इज़ रनिंग आउट, मगर मैं ये आखिरी पॉइंट मेक कर दूँ, वो ये कि ये तो माफ़ी मांगने वाले तो पहले भी लोग थे। मैं याद दिलाऊंगा अदालत को कि वो उन्होंने भी माफ़ी मांग ली थी, तो आपने उनको तो माफ़ नहीं दिया, आपने तो उनको माफ़ नहीं किया। तो फिर इमरान खान को क्यों आप माफ़ करेंगे? क्या इमरान खान के लिए एक कानून है और उनके लिए तलाल और दानियाल के लिए और निहाल के लिए उनके लिए अलग कानून है और इमरान खान साहब के लिए अलग कानून है? तो ये बातें मसले हैं इसमें। तो मैं समझता हूँ इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। और कल मैंने आपको पता है जाते जाते मैंने क्या बात कही थी, मैं फिर दोहराता हूँ, ये इमरान खान की ट्रायल नहीं हो रही है, ये अदलिया की ट्रायल में हो रही है। ठीक है सेठी साहब, लेकिन एक और भी बहुत बड़ा मसला है, वो है ओवरसीज़ वोटिंग का, जो कि हमारी तवज्जो तलब है, उस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बहुत ही अहम मसला है, वो है ओवरसीज़ वोटिंग का। वोटिंग होगी नहीं होगी, 90 लाख पाकिस्तानी है, सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इस हुकूमत ने जो तरमीमी एक्ट उन्होंने किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने लास्ट ईयर नवंबर में, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। उन्होंने कहा जी हम इससे कोई बेहतर तरीका कार ढूंढेंगे। आई वोटिंग कैंसिल हो गई है, फेल हो गई। दूसरी जानब हमने देखा कि शेख रशीद साहब की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी हुई, 2 रुकनी बेंच भी बैठा और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर वोटिंग हो सकती है तो हम उनको क्यों वोटिंग का हक नहीं दे रहे हैं, क्यों इस पे काम नहीं किया जा रहा, जो इलेक्शन कमीशन है वो कोई बेहतर लाहे अमल क्यों नहीं लेकर आ रहा। आप सब सवाल तो है ना, ये एक बड़ा सवाल है। 90 लाख वोटर्स पाकिस्तानी, लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, वो ये है कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने ये तरमीमी बिल मंजूर करते हुए बताया था कि इसकी जो लागू होगा ये बिल, ये किस तरह के लोगों पर होगा, क्या ड्यूल नेशनलिटी वालों पर होगा या PR होल्डर्स पे होगा या जो सिर्फ बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानी उन पे होगा। ना ही ये ख़त्म करते हुए मौजूदा हुकूमत ने बताया है, ना ही कोई इसका वे आउट दिया है। बड़ी कन्फ्यूजन है। हाँ, कन्फ्यूजन थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है ज़रूर। पहले तो ये बैकग्राउंड में थोड़ी सी दे दूँ, वो ये कि, और यह एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात होती है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मुराद क्या है और डुअल नेशनल पाकिस्तानी से क्या मुराद है?
क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके अंदर डुअल नेशनल्स भी आते हैं या दो अलग कैटेगरीज हैं? अभी तक जो डिबेट होती रही है वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देना है, जिसके ऊपर सब इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वो हैं जो कि ये हमारे 140 मुल्कों के अंदर पाकिस्तानीज़, आपने 90 लाख कहा, ये बिखरे हुए हैं मिडल ईस्ट में या हर जगह पे, बिल्कुल ठीक है। ये वो लोग हैं जो रेजिडेंसीज़ हैं वहाँ उनके पास, मगर नेशनैलिटी नहीं है उस मुल्क की, नेशनैलिटी सिर्फ पाकिस्तान की है। ये मिडल ईस्ट के अंदर ख़ुसूसन जो हमारे वर्कर्स गए हुए हैं उनको किसी ने नेशनैलिटी नहीं दी। यूरोप में तो फिर नेशनैलिटी मिल जाती है, डुअल नेशनैलिटी, मगर मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, दुबई में, इधर उधर कोई नेशनैलिटी नहीं है। आप पाकिस्तानी हैं एंड यूर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आपके पास डुअल नेशनैलिटी नहीं है। अब इनका तो हक बनता है, बिकॉज इनके पास तो वोट है ऑलरेडी। अगर वो पाकिस्तान में होते तो उनके तो वो कार्ड्स बने हुए हैं, उनके जहाँ जहाँ से उनकी कंस्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ उनकी लिस्ट के अंदर उनका नाम है, अगर वो चाहें तो जाके वोट डाल दें। मगर क्योंकि वो यहाँ नहीं हैं और वो बाहर हैं, और वो सिर्फ वोट डालने के लिए कैसे आएंगे, पैसे लगते हैं, वो एक वोट डालने के लिए आएंगे दुबई से या सऊदी अरेबिया से, तो हो नहीं सकता। उनका एक डिमांड था बड़ा फेयर कि जी हमारा वोट तो ऑलरेडी है, मगर हमारे लिए मुश्किल है वापस आके वोट डालना, और ये भी नहीं कि हम कहीं और वोट डालें, हमारा वोट अपनी कंस्टिट्यूंसी में है, जो हमारा जिसे साड़ा पिंड है या जो साड़ा जगह है उत्थे साड़ा वोट है। उनके पास नाइकॉप कार्ड्स हैं जो कि पाकिस्तानी कार्ड्स हैं, सो देयर उनका तो वोट है। सवाल ये था कि उनको कैसे वोटिंग कैसे करवाई जाए उनसे, ये नहीं कि वोट नहीं है उनके पास ऑलरेडी वोट है। तो ये एक टेक्निकल इशू बन गया है कि कैसे वोटिंग कराई जाए जिससे फ्रॉड ना हो और सही तरीके से साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट हो। तो ये इतना मुश्किल इशू नहीं है, ये टेक्निकल इशू है। और ये इसी के ऊपर बहुत सी रिपोर्ट्स भी छपी हैं कि कैसे ये वोट दिया जाए, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि वो वोट कर सके। इसकी तारीख़ ये है कि फरवा के ये 1970 में जब पहली इलेक्शन होने जा रही थी तो उस वक़्त ये सवाल खड़ा हुआ था कि जी वो जो बाहर के पाकिस्तानीज़ हैं, क्योंकि 50s और 60s में बहुत से लेबर गए थे तो वो अपने वोट मांग रहे थे, मगर जब तक ये और यहाँ तक मुझे याद है कि मेरा ख्याल है 1985 तक, क्योंकि 70 के बाद एक इलेक्शन हुई, फिर एक इलेक्शन 77 में ख़राब हो गई, उसके बाद मार्शल लॉ लग गया, फिर 85 में जाके अगली इलेक्शन हुई, तो 15 साल लोगों को इंतज़ार करना पड़ा कि ये मामला जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वोटिंग का ये तय होगा कि नहीं होगा। उस वक़्त भी ये इशू हुआ और उस वक़्त भी सुप्रीम कोर्ट में लोग गए और उसके बाद भी गए। एक स्टेज पे इमरान खान साहब ने भी एक पिटिशन की थी 2011 में कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ही, मगर हर स्टेज पे जो भी जाती थी पिटिशन गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट को, वो यही होता था कि जी ये इलेक्शन कमीशन को ये पास ऑन कर दिया जाए, वो बताएं हमें कि क्या मुश्किलात हैं, क्यों नहीं, क्योंकि हक तो है और इनके पास वोट भी है। तो ये तो मैं क्लियर कर दूं कि ये थ्रू आउट हिस्ट्री इसके किसी ने डिनाई नहीं किया कि वोट नहीं होना चाहिए, सब कहते हैं वोट है और उसको सिर्फ डालने का मसला है कैसे डाला जाएगा। तो एक तो ये वो अभी तक चल रहा है, क्योंकि बहुत सी रिपोर्ट्स लिखी गई हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहने वाला था कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये जो हेयरिंग हो रही है और वो पूछ रहे हैं सवाल कि देखिए जी वो 30 अरब डॉलर बेचते हैं, उनका तो वोट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वोट तो है। मैं चाहूँगा कि जज हज़रात जो है इसके ऊपर जो रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिखी गई हैं, कमिटीज़ बनी हैं फरवा, जिसके अंदर एक कमेटी में आरिफ अलवी साहब ने उस कमेटी में वो थे खुद, और फिर एक स्वीडिश इंस्टीट्यूट है 2016 में एक बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी, और हर जगह पे ये टेक्निकल इश्यूज जो हैं कि जी 90 लाख लोगों को किस तरीके से आपने वोट देना, इतना बड़ा डायस्पोरा, ये दुनिया का बहुत बड़ा 6th लार्जेस्ट डायस्पोरा है ये दुनिया का, तो ये छोटी बात नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स इशू है, टेक्निकल इशू है। अभी तक उसके ऊपर मसले हल नहीं हुए, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज पाकिस्तानीज़ उनको वो टेक्नोलॉजी जो है अगर मिल भी जाए उसको इम्प्लीमेंट करना या यूज़ करना इज़ नॉट ईजी। तो और मोस्टली लेबर क्लास है तो उनके लिए इतना आसान भी नहीं है। तो ये फेल सेफ सिक्योर मेथड, ट्रांसपेरेंट मेथड, घपला ना हो, गड़बड़ ना हो, वेस्टेज ना हो, ये बहुत से इश्यूज़ हैं। अब आइए आप डुअल नेशनल्स की, क्योंकि डुअल नेशनल्स भी हैं जो कि जिनका वो मांग रहे हैं वोट। अब डुअल नेशनल्स को आपने पहले इजाज़त दी थी कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, फिर आपने उनसे इजाज़त ले ली कि अब डुअल नेशनल्स इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये अदालतों ने उड़ा के रख दिया उनको। तो अब सवाल आया कि डुअल नेशनल्स को भी देना है आपने कि नहीं देना
द राइट टू वोट। अब किस दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहाँ डुअल नेशनल्स इजाज़त है मगर वोट नहीं कास्ट कर सकते। वो कहते हैं कि आपने वोट अगर जिस कंट्री में आप रह रहे हैं आपकी लॉयल्टी उस कंट्री के साथ है तो फिर आपको इलेक्शन में नहीं खड़ा होने दे रहे तो वोट का आपका कहाँ से आया। अच्छा। तो ये इश्यूज चल रहे हैं। तो डुअल नेशनल्स वाला जो इशू है इसके ऊपर मुख्तलिफ राय हैं, मगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो कि डुअल नेशनल्स नहीं हैं, जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम टेक्निकल है। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस गवर्नमेंट ने भी यही कहा है कि जो पीटीआई गवर्नमेंट ने जो कानून बना उसके अंदर उन्होंने कोई क्लियर कट रास्ता नहीं दिखाया था जिसके ज़रिए ये वोटिंग होनी थी। इसलिए, और मेरा ख्याल है वो एक प्रोपेगेंडा किस्म की चीज़ थी कि वोट लेना है, सपोर्ट लेना है, तो इसलिए वो कर दिया जाए, देखा जाएगा बाद में क्या होता क्या नहीं होता। तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर फेंक दिया। इलेक्शन कमीशन बताए क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं। और ये जो अदालत में इस वक्त पिटिशन चल रही है, यहाँ भी यही होगा कि वो सारी बातें सुनेंगे, उसके बाद ये रिपोर्टें पढ़ेंगे और फिर ये भी यही कहेंगे कि जी इलेक्शन कमीशन आप 1 साल के अंदर अंदर इसको मामले को हल करें, रास्ता ढूंढें, हमने ये वोट देना है, उनका हक है, उनके पास है, करें ये काम, ये होगा। मतलब अब की बार तो ये हक नहीं मिलने वाला, एक 1.5 साल में मुमकिन नहीं। अभी देखे ना, अगर तो कल इलेक्शन हो जाते तो नहीं है, मगर अगर अगले साल इलेक्शन होने हैं तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि जी आपको डेडलाइन दे रहे हैं, 12 महीने के अंदर अंदर आप तैयारी कर लें कि इनको देना है, तरीका देना है इनको करने का। तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक साल के अंदर कर लें, फिर देखा जाएगा आगे क्या होता है क्या नहीं होता। मगर मैं समझता हूँ ये बहुत अहम इशू है। खान साहब के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट था। जाते जाते मैं ये कह दूँ कि इस वक्त खान साहब का ये ख्याल है कि सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं या डुअल नेशनल्स जो हैं उनमें से 90% पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, इनका ख्याल है। मुझे याद है कि वो ज़माना जबकि 80-90% बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जब वो नई आई थी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते थे। और मुझे वो भी दिन याद है 70-60-70% नून लीग और नवाज शरीफ को सपोर्ट करते थे। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने पहले मोहतरमा को सपोर्ट किया, भुट्टो साहब को किया, पहले मोहतरमा को किया, फिर उसके बाद नवाज शरीफ को किया, अब वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी अप एंड डाउन चलता है, आगे देखना अब क्या होता है। ठीक है, देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन बहरहाल सपोर्ट तो होनी चाहिए और वोट तो मिलना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे उस रिलीफ की जो रिलीफ है तो सही लेकिन तकलीफ की सूरत में। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। सेठी साहब, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन और भी है। जो शहबाज शरीफ साहब है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो कतर में बैठ के एक ऐलान करते हैं कि हम रिलीफ दे रहे हैं अवाम को, हम रिलीफ दे रहे हैं। और उन्होंने रिलीफ भी कोई छोटा बड़ा रिलीफ नहीं दिया, उन्होंने 1,70,00,000 अवाम को रिलीफ दे दिया है। वो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कि वो बिलों पर नहीं डलेगा, लेकिन है 1 महीने के लिए। जैसे कि आपने कल प्रोग्राम में कहा था कि वो बड़ा सा लिखा होता है ना, सेल 50% सेल, लेकिन छोटा सा लिखा होता है अप टू। और दूसरी जानब हमने देखा है कि लोग पहले तो परेशान थे बिलों की वजह से कि बहुत बिल आ रहे हैं, बिल जला रहे थे, एहतजाज हो रहा था। अब परेशान ये है कि हुकूमत जो कन्फ्यूजन पैदा कर दी है कि जो रिलीफ मिल रहा है ये 200 यूनिट तक वालों को मिल रहा है, उसके ऊपर वालों को मिल रहा है। क्योंकि आज जो लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है उस पर उन्होंने कहा है कि जी जनाब आपने जो बिल पे करने हैं ना, अब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट निकाल के पे करने हैं। अब लोग पहुंच गए लेस्को के दफ्तर, कह रहे हैं जी साड़ा भी कड्डो, साड़ा भी कड्डो। अब ये पता ही नहीं है कि ये 200 वालों को रिलीफ है कि उससे ऊपर वालों को भी ये खुशखबरी नसीब हो रही है। आप जरा रोशनी डालें इस पे। क्या नहीं सही कह रही हैं आप। उसकी वजह ये है कि मेरा ख्याल है ये जो 1 महीने वाली बात की है ना, ये तो क्लियर कट है कि इसका तल्लुक वो जो इलेक्शंस आ रहे हैं आगे, क्योंकि आवाम बड़ी नाराज़ है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ये तो वाइप आउट हो जाना है इन्होंने, इसलिए बड़े परेशान हैं। इनको पहले से ही परेशानी थी कि पिछले इलेक्शंस जो हुए हैं, बाई इलेक्शंस, इनका ख्याल है कि महंगाई की जो इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी 100 रुपये, वो फिर इनके गले पड़ गई और इसीलिए वो 15 सीटें जो जीतने वाले थे ये हार गए। तो ये बड़े कि इस वक्त तो बड़ी टेंशन हुई हुई है कि अगर इमरान खान ये 9 सीटें भी जीत गया तो फिर क्या एक परसेप्शन क्या क्रिएट हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये वन ऑफ रिलीफ दे रहे हैं ताकि इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है वो बंद हो जाए। ये ना हो कि ये बढ़ जाए, एक शहर में कल दूसरे शहर में प्रोटेस्ट होनी शुरू होगी। इमरान खान को करने की ज़रूरत ही कुछ नहीं, आवाम खुद ही सड़कों पे आ गई, निकल गए हैं तो फिर गवर्नमेंट तो बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फौरी तौर पे उन्होंने ये इकदाम किया है। अब सवाल ये है कि किया, हाँ, मगर वो ये है वो करें क्या, पैसे तो है नहीं। इसके साथ भी उनके 30 अरब 40 अरब
जो है ना वो जेब से कट जाएंगे, जो कि फिर इनको कहीं और से इकट्ठे करने पड़ेंगे। और इन्होंने IMF से ये स्पेशल परमिशन ली है कि गवर्नमेंट उड़ जाएगी अगर हमने ये ना किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर लें, मगर फिर ये है कि ये जो लॉस हो रहा है आपको, ये कहीं और से आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। अच्छा। तो कल हमने ये सुना ना कि सिगरेट्स जो हैं वो उनके ऊपर और बढ़ा दिया और ये कर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया, दिया। तो ये इस किस्म की चीज़ें करेंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलीफ है। मगर बात ये है कि सवाल ये है कि ये जिसके 200-250 यूनिट है उसको भी मिलेगी या सिर्फ 200 वाले को मिलेगी या 200 से कम वाले को मिलेगी, ये क्लियर नहीं है। अब अदालत ने ये कहा कि जाइए अपने बिल ले जाइए, लेस्को को कहें कि, और लेस्को वाले हाथ के साथ उसको चेंज करके और मोर लगा रहे हैं और कह रहे हैं जी फ्यूल एडजस्टमेंट काट दी, बैलेंस जाके आप पैसे डालें बैंक में। और 3 दिन की शायद मोहलत आगे भी कर दी है कि मीटर नहीं काटेंगे, आपको थोड़ा टाइम और दे दिए। मगर ये लड़ाई झगड़े तो चलेंगे ना। वो 250 वाला भी पहुंच जाएगा, वो कहेगा जी मेरे तो 300 यूनिट ने, तो मुझे भी दो। वो कहेंगे नहीं तुम 200 तो दे देने, तो 100 तो नहीं देंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वो जो फ्यूल एडजस्टमेंट लगी हुई है वो 200 पे और 300 पे 200 की कितनी निकलती है और 300 की कितनी निकलती है, वो तो नहीं लिखा हुआ। तो वो तो आर्बिट्ररी होगा। तो ये अच्छी खासी कन्फ्यूजन है। और मेरा ख्याल है इनका यही मौक़िफ़ होगा कि 200 और उससे कम वाले जो हैं उनको मिल जाएगी। आपको 201 हुआ तो वो कहेंगे जी सॉरी आप तो इस कैटेगरी में आते ही कोई नहीं। और वहाँ वो लोग लड़ेंगे, वहाँ वो कहेंगे फिर ये मिला क्या, वहाँ लड़ाई झगड़े अभी भी होंगे। तो मैं समझता हूँ कि क्लैरिटी होनी चाहिए थी। मगर इस किस्म के जब सियासी इक़दाम किए जाते हैं तो मेरा ख्याल है समटाइम्स कुछ डिलिबरेटली कुछ चीज़ गोल छोड़ दी जाती है कि वो आप पे गाली पैनी किसी और पवे सामना पवे। आज का जो तज्जिया है उस पर फीडबैक देना ना भूलिएगा। फरवा वहीद को नजम सिटी शो से इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।